गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन किया। ओके, लगभग अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। ओके, आइए फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। मैं क्वेश्चन जूम कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? कह रहा है टोटल डिमांड फॉर स्टील इन अ कंट्री डिनोट्स डैश डिमांड। मतलब जो स्टील है, आयरन एंड स्टील जिसे हम बोलते हैं, उसकी जो टोटल डिमांड है कंट्री में, उसे कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? अब आप जानते हैं कि जो स्टील है बेसिकली एक्चुअल में, ठीक है, हम घर में भी यूज़ करते हैं, अलग बात है, लेकिन देखिए एक्चुअली में अगर हम रियलिटी में बात करें तो वो एक्चुअली में तो इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े प्लांट और मशीनरीज यूज़ किए जा रहे हैं। तो टोटल डिमांड फॉर स्टील इन अ कंट्री डिनोट्स डैश डिमांड। तो राइट आंसर हम कहेंगे कि इंडस्ट्री डिमांड। तो इंडस्ट्री डिमांड मेरे हिसाब से राइट आंसर है। तो देखिए अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। एग्जाम में क्या होगा कि आप डाउट में पड़ जाएंगे कि यार इंडस्ट्री भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है, कि कंपनी भी तो यूज़ करती है ना। देखिए एक्चुअली में बात समझिए, कंपनी तो एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी तो बिजनेस चलाने के एक तरीके को कंपनी कहा जाता है। इसीलिए हम ऑप्शन सी पर मूव नहीं करेंगे, इंडस्ट्री आएगा, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो एक्चुअली इंडस्ट्री कहलाती है। इसीलिए हम कहेंगे कि टोटल डिमांड फॉर स्टील इन अ कंट्री डिनोट्स डैश डिमांड, तो इंडस्ट्री डिमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है इफ द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड। मतलब कोई वैसा प्रोडक्ट जिसका डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, जैसे एग्जांपल मैंने बुक परचेज किया, तो बुक परचेज करने के पीछे कोई दूसरा लॉजिक नहीं था या दूसरा कोई डिमांड उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। कहने का मतलब कि मैंने बुक किसी और वजह से परचेज नहीं किया। जैसे आप कार और पेट्रोल में देखना, जब हम लोग पेट्रोल परचेज करते हैं तो इसलिए परचेज करते हैं क्योंकि हम लोगों ने कार परचेज किया है तो हमारी मजबूरी हो गई। लेकिन बुक ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा वस्तु परचेज कर लिया जिसके कारण मुझे बुक परचेज करनी पड़ रही है। तो वैसा डिमांड जो किसी और प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये कलेक्टिवली कहलाता है ऑटोनोमस डिमांड। वेरी गुड, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑटोनोमस डिमांड इज द राइट आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन अ हाउसिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर etc. rises, the demand for cement will dash as it has dash demand. अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप इसको शांति से समझेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। अब आप ही बताइए, अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी राइज करेगा तो सीमेंट का डिमांड भी राइज करेगा। बिल्कुल। अब सीमेंट का डिमांड जो है ये तो एक तरह से डिराइव डिमांड हो गया। सोच कर देखिए, अगर आप घर नहीं बनाते, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फास्ट नहीं होती, रोड, डैम्स, हाईवे नहीं बनता, तो हमें सीमेंट की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब सीमेंट का जो डिमांड है वो तो डिराइव डिमांड हो गया। सोच कर देखिए, डिराइव डिमांड हुआ कि नहीं हुआ? तो जाहिर सी बात है, अगर हम हाउसिंग सेक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को फास्ट करेंगे तो डिमांड राइज करेगा। वेरी गुड। और जो सीमेंट का डिमांड है ये डिराइव डिमांड है। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, तो कहता है डिमांड फॉर स्टील प्रोड्यूस्ड बाय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डिमांड।
ये किस तरह का डिमांड है। तो अब आप जाहिर सी बात है जानते हैं कि टाटा आयरन एक अपने आप में कंपनी है, लेकिन साथ में ये तो एक इंडस्ट्री भी है ऑब्वियसली। और जो जो इंडस्ट्री होती है उसका डिमांड कहीं ना कहीं बाकी प्रोडक्ट पे तो डिपेंड करता नहीं। तो ये कह रहा है किस तरह का डिमांड है, तो ऑटोनोमस डिमांड है। कैसा डिमांड है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा भैया, ऑटोनोमस डिमांड या कंपनी डिमांड। सोच कर देखिए। देखिए अब हम एक चीज आपको हाईलाइट करते हैं, आप थोड़ा सा पैनिक हो रहे होंगे, ध्यान दीजिए। डिमांड फॉर स्टील प्रोड्यूस्ड बाय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। देखिए एक स्पेशल कंपनी के बारे में बात हुआ है, इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं हुआ है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किया वहां इंटायर इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही थी। ये तो इंडस्ट्री है नहीं, एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात हो रही है, एक खास कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो ना तो हम इंडस्ट्री डिमांड बोल सकते हैं इसे, ना तो हम इंडस्ट्री डिमांड बोल सकते हैं, और ना हम ऑटोनोमस डिमांड बोल सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर भैया क्या हुआ फिर, तो राइट आंसर हुआ हमारा कंपनी डिमांड, क्योंकि खास कंपनी के बारे में बात हो रही है। तो जब कंपनी के बारे में बात हो रही है तो हम करेक्ट आंसर बताएंगे कंपनी डिमांड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के जवाब दीजिएगा। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे कहता है when demand of any goods react immediately to the price changes, comma income changes, it is said to have dash demand। मतलब ये किस तरह के गुड्स हैं जो इमीडिएटली तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं भैया, किसके साथ, प्राइस चेंज होने के साथ और इनकम चेंज होने के साथ। तो ऐसे गुड्स, ऐसे डिमांड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन डिमांड। क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन डिमांड। मैंने जब आपको टाइप ऑफ डिमांड पढ़ाया था, शॉर्ट रन डिमांड, लॉन्ग रन डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड, कंपोजिट डिमांड, डिराइव डिमांड, तो वहां डिस्कशन किया था आपसे। तो इसे हम शॉर्ट रन डिमांड कहते हैं। अच्छा, जिनको नहीं पता है, जिस भी भाई बंधु को, वो प्लीज समझ लीजिए, जब डिमांड इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है प्राइस में चेंज होने के कारण और इनकम में चेंज होने के कारण, तो इसे हम शॉर्ट रन डिमांड कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पर। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए सभी भाई बंधु क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। कहता है रिलेटिव प्राइस इज, रिलेटिव प्राइस क्या है। कहता है प्राइस एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, व्हाट यू गेट पेड फॉर बेबी सिटिंग योर कजन्स, रेशियो ऑफ वन प्राइस टू अदर इक्वल टू मनी प्राइस। देखिए अब सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है रिस्पेक्ट में, मतलब जब हम कंपैरिजन करते हैं, एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे आप देख लीजिए, दो आइसक्रीम की कंपनी है मान लीजिए, और वेनिला फ्लेवर बहुत पसंद से आप आइसक्रीम खाते हैं, तो सेम आइसक्रीम दोनों कंपनी का प्राइस अलग अलग है। अगर हम किसी तीसरी कंपनी से कंपेयर करें तो उनका प्राइस अलग है, मतलब थोड़ा सा स्लाइट चेंज है। तो जब हम एक ही वस्तु का अलग अलग प्रोडक्ट से, मतलब एक ही तरह के प्रोडक्ट को कह सकते हैं आप, अलग अलग कंपनियों से कंपेयर करते हैं। जैसे आप बटर ले लो, अमूल भी बटर बनाती है, सुधा भी बटर बनाती है, नेचर फ्रेश भी बटर बनाती है, सबके प्राइस थोड़ा थोड़ा वेरी कर जाते हैं। इसे हम कहते हैं रेशियो ऑफ वन प्राइस टू अदर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन सी, क्योंकि रिलेटिव प्राइस में हम क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ वन प्राइस टू अदर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पर आइएगा। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड्स और सर्विसेज इज द अमाउंट दैट, ऑप्शन ए में कहता है कंज्यूमर प्लान टू बाय ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एट अ गिवन प्राइस। ऑप्शन बी में कहता है फर्म आर विलिंग टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड एट अ गिवन प्राइस। ऑप्शन सी में कहता है कंज्यूमर वुड लाइक टू बाय बट मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड। ऑप्शन डी में कहता है इज एक्चुअली ब्रॉट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड एट अ गिवन टाइम। अब ध्यान से समझिए आप, क्वेश्चन नंबर 39 पर साफ साफ कहता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। ये क्या है भैया, तो ये वो क्वांटिटी है जिसे कंज्यूमर प्लान करता है बाई करने के लिए ड्यूरिंग अ गिवन
पीरियड एट अ गिवन प्राइस, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्राइस है उस प्राइस पर वो परचेस करता है। तो इस सभी ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या लगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन ए है। क्वांटिटी डिमांडेड के मैक्सिमम कैरेक्टर, मैक्सिमम फीचर ऑप्शन ए में आपको दिख रहे हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं फिर। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन 40। एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कोका कोला एंड थम्स अप आर सब्सटीट्यूट। भैया मेरे, आपको मैंने बहुत बार बताया है कि सब्सटीट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी जैसे ही डिमांड इंक्रीज करेगा, जैसे ही डिमांड इंक्रीज करेगा तो अगले का, आप कह सकते हो कि एक का अगर प्राइस बढ़ा तो अगले का डिमांड बढ़ा। तो क्वेश्चन देखिए, कोका कोला एंड थम्स अप आर सब्सटीट्यूट, अ राइज इन प्राइस ऑफ कोका कोला विल डैश डिमांड, यानी इंक्रीज द डिमांड ऑफ थम्स अप, एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ थम्स अप विल बी, और थम्स अप का क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि जब कोको कोला की प्राइस बढ़ेगी तो थम्स अप का डिमांड इंक्रीज करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि थम्स अप की क्वांटिटी डिमांडेड राइज कर गई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। कहता है इफ प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस फॉल्स द डिमांड फॉर एप्पल जूस विल बी। तो एप्पल जूस के लिए डिमांड क्या होगा? ऑप्शन ए में देखिए क्या कहता है। ऑप्शन ए में कहता है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या बिकम नेगेटिव। सोचिए एक बार, राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है भैया, डिक्रीज हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है? द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स इज अ डैश डिमांड। कंज्यूमर गुड्स का जो डिमांड है वो कैसा डिमांड है? अरे भैया, कंज्यूमर गुड्स डायरेक्ट डिमांड करते हैं, वो किसी चीज़ पर थोड़े ना डिपेंड कर रहे हैं। तो कंज्यूमर गुड्स का जो डिमांड है वो डायरेक्ट डिमांड है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, डायरेक्ट डिमांड। फिर हम आते हैं 43 पर। देखिए 43 में क्या कह रहा है? 43 में कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स द डिमांड फॉर देम विल। अब इंफीरियर गुड्स का प्राइस अगर राइज किया है तो डिमांड क्या होगा? आप जानते हैं ना, इंफीरियर गुड्स जब भी हम पढ़ते हैं तो इनकम के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले पैनिक मत होइए, सोच कर देखिए, इंफीरियर गुड्स हम किसके साथ कनेक्ट कर कर पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इनकम के साथ कनेक्ट कर कर, जबकि यहाँ पर बात की गई है प्राइस के साथ। तो इंफीरियर गुड्स प्राइस के रिस्पेक्ट में कभी नहीं पढ़ा जाता। इंफीरियर गुड्स जब भी पढ़ा जाता है तो वो इनकम के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि कोई चेंज होगा ही नहीं, रिमेन कांस्टेंट, कोई चेंज नहीं होगा। नहीं, सॉरी बच्चों, नहीं, एक मिनट। इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स अगर फॉल करेगा तो डिमांड, अच्छा हाँ, प्राइस के साथ तो भैया, सॉरी गलती हो गई, प्राइस के साथ तो चेंज हो ही जाएगा ना। अच्छा देखिए, उसने जानकर इंफीरियर गुड्स कहा ताकि हम लोग का ध्यान इनकम की तरफ जाए, लेकिन उसने चूंकि प्राइस कहा है तो कोई भी गुड्स प्राइस के साथ तो रिएक्ट करेगा ही, करेगा कि नहीं करेगा? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 44। देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन नंबर 43 में कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जब इन्फीरियर गुड्स की प्राइस फॉल करेगी ना तो जो परचेजिंग कैपेसिटी है, रियल इनकम इफेक्ट है, वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण कंज्यूमर दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब इन्फीरियर गुड्स का प्राइस फॉल करता है तो डिमांड जो है वो भी फॉल कर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 44 कहता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, क्या भैया? तो डैश रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो भैया हर कोई जानता है कि लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है कि जब जब किसी वस्तु की प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा और प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड
बढ़ेगा, उल्टा होगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। तो राइट आंसर उस हिसाब से हमारे पास हो जाता है सी। सी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन इंक्रीज इट इज ड्यू टू। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्वेश्चन को फिर से सुनिए। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज फॉलन इंक्रीजेस इट इज ड्यू टू। सोचिए ऐसा कब होगा? इनकम इफेक्ट के कारण, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के कारण, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट के कारण, या प्राइस इफेक्ट के कारण? भैया जब आप प्राइस की बात कर रहे हैं कि प्राइस के रिस्पेक्ट के कारण डिमांड में चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे हम प्राइस इफेक्ट कहेंगे। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, प्राइस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 सुनिए। देखिए 46 में कहता है विथ फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या हो गया भैया? तो प्राइस फॉल कर गया। किसका प्राइस फॉल कर गया? कमोडिटी का प्राइस फॉल कर गया। कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस। ऑप्शन ए में कहता है कि कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीजेस। कंज्यूमर मनी इनकम इंक्रीजेस, नहीं ये तो नहीं होगा। कंज्यूमर रियल इनकम फॉल्स, नहीं सर ये भी नहीं होगा। कंज्यूमर मनी इनकम फॉल्स, ये भी नहीं होगा। तो वस्तु की कीमत कम होने के कारण कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है, मतलब उसकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे सोच कर देखिए, मान लीजिए कि हम लोग मार्केट गए थे और सब्जी 10 रुपये केजी मिल रहा था आलू, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट डे मार्केट गए तो आलू की प्राइस हो गई 5 रुपीज़ पर केजी। तो आप समझिए इनकम तो मेरा उतना ही है जितना कल था, इनकम सेम है, लेकिन कल आलू 10 रुपये था तो मैं 10 रुपये में 1 ही केजी ले पा रहा था, लेकिन आज मैं 2 केजी ले पाऊंगा। तो कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीज कर जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है। व्हेन वी ड्रॉ अ मार्केट डिमांड कर्व, जब हम मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं तो क्या एज्यूम करके चलते हैं? ऑप्शन ए में कहता है वी डू नॉट कंसिडर टेस्ट प्रेफरेंस ऑन ऑल प्राइसेस। नहीं सर ऐसा नहीं है, हम कंसिडर करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं। इवन सो हम लोग डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में पढ़े भी हैं कि जितने अदर फैक्टर हैं वो रिमेन कांस्टेंट होंगे, लाइक टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सभी कांस्टेंट होगा। एज्यूम दैट टेस्ट, इनकम एंड ऑल अदर प्राइस चेंजेस इन सेम प्रोपोर्शन। नहीं सर चेंज कहाँ होता है। एज्यूम दैट टेस्ट, इनकम एंड ऑल अदर प्राइस आर इररिलेवेंट। नहीं ये भी गलत है। तो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं और डिमांड कर्व ड्रॉ करके करते हैं तो यह मान कर चलते हैं कि टेस्ट, प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सभी कांस्टेंट होंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर डी होगा बच्चों। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 पर आइए। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है ऑल but one of the following are assumed to remain same while drawing individual demand curve for a commodity. Which are is it? देखिए क्या कहता है। All but one of the following are assumed to remain same. हम क्या assume करके चलते हैं? याद कीजिए, while drawing individual demand curve for a commodity, taste preference, income of consumer, प्राइस ऑफ कमोडिटी या प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। जल्दी अपना दिमाग दौड़ाइए, थोड़ा सोच कर देखिए, मैंने क्लास में बताया भी है आपको। राइट आंसर क्या होगा? ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन सेम, मतलब सभी सेम है एक को छोड़कर। प्राइस ऑफ कमोडिटी, भैया टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कांस्टेंट होगा, इनकम कांस्टेंट होगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट होगा, तो कौन नहीं होगा? प्राइस ऑफ कमोडिटी नहीं होगा। सिंपल, राइट आंसर सी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है। फॉल इन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेट्स टू, मतलब प्राइस में फॉल होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बी ए, ऑप्शन ए में कहता है शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व, राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम, फॉल इन डिमांड, या नॉन ऑफ द अबव। सोचिए जरा,
जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाता है, जिसके कारण वो डिमांड इंक्रीज कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर बी होगा आपका, ऑप्शन बी, राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर हम लोगों ने 49 तक कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हम ऐसा करेंगे कि बाकी पार्ट्स को नेक्स्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू कर लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।